गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लासों में आपने कबीरदास यानी मैंने काव्यांश को पहले लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काव्यांश ज़्यादा कठिन होता है गद्य की तुलना में। काव्य यानी पद्य ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए मैंने कठिन को ही पहले लिया था, ताकि आपको लगे कि नहीं काव्य कठिन नहीं होता, बड़ा आसान है। और अब मैं गद्य का पहला पाठ नमक का दरोगा, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक प्रसिद्ध कहानीकार थे और उनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध थीं और प्रसिद्ध लेखक थे। नमक का दरोगा नाम से ही स्पष्ट है, चैप्टर में कहीं ना कहीं नमक का जिक्र आया होगा, और दरोगा शब्द तो आप जानते ही हैं। तो जो नमक पे पहरा बिठाए वो नमक का दरोगा। दूसरी चीज़, ये चैप्टर मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय लिखा था जिसका प्रभाव हमें आज देखने को मिलता है, क्योंकि अगर सीखने की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम किस माध्यम से सीखते हैं? सबसे ज़्यादा हम सीखते हैं कहानी के माध्यम से, और मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी बहुत अधिक फेमस हुई। तो नमक का दरोगा कहानी बड़े ही आसान कहानी है। मैं इसका सारांश कुछ शब्दों में, क्योंकि लेसन इजी है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो कुछ गिने चुने कैरेक्टर हैं, कुछ गिने चुने पात्र हैं, उनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। आप जब मैं थोड़ी सी जिज्ञासा आपके अंदर जब जागृत कर दूंगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली इस चैप्टर को, इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे, और जब घर पर पढ़ेंगे तो बड़े आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये गद्य है। तो सबसे आसान तरीका है कि उन दोनों आजकल हमारे समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे समाज में बेईमानी और भ्रष्टाचार का है। किसका है? बेईमानी और भ्रष्टाचार, जिसको करप्शन बोलते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय भ्रष्टाचार पर ये कहानी लिखी थी। तो भ्रष्टाचार आज से नहीं है, पहले भी भ्रष्टाचार था और आज भी उतना भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उस समय क्या था कि जब नमक बनाने पर रोक लग गई और उसका पूरा नमक का पूरा कारोबार करने के लिए उसका पूरा जो सिस्टम होता है नमक बनाने का, वो सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, और सरकार ही उस पर नमक बनाती और फिर वो नमक समाज में जाके डिस्ट्रीब्यूट होता। और उस समय जो लोगों की सोच थी, बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर्स थे, वो इस पोस्ट को, जो कि नमक के दरोगा की पोस्ट थी, जो कि वहाँ से नमक बनने के बाद जो गाड़ियाँ निकलती थी, उस समय बैलगाड़ियाँ चलती थी, तो बैलगाड़ियों पर जो नमक लोड होके जाता था और उन गाड़ियों को पास करने का काम नमक का दरोगा करता था। तो बड़ी ही अच्छी पोस्ट थी, और जाहिर सी बात है ऐसी पोस्ट के लिए सभी लोग लालायत रहते थे। एक ऐसी पोस्ट जिसमें ऊपर की आमदनी अधिक हो, ऐसी पोस्ट के लिए हर व्यक्ति उत्सुक था कि ये पोस्ट शायद हमको मिल जाए। और उस समय के लोगों की ये सोच थी कि बोले जो मासिक वेतन उनको मिलता है वो पूर्णमासी का चांद है, पूर्णमासी का चांद, और जो घटते घटते धीरे धीरे करके क्या होती है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। पूर्णमासी का चांद एक दिन रहता है और फिर अगले दिन कम 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 होते होते फिर अमावस्या आ जाती है, यानी पूरी तनख्वाह फिनिश। और ऊपर की जो आमदनी है वो बढ़ता हुआ स्रोत है, जिससे सदा पानी निकलता रहता है। जैसे बढ़ते हुए स्रोत है कोई, उससे सदा पानी निकलता रहता है और हमेशा लोगों की प्यास क्या होती है? बुझती रहती है। इस प्रकार लोग ऊपरी आमदनी को समझते थे और इस पोस्ट के लिए बड़े ही उत्सुक रहते थे। तो इस कहानी में जो नमक का दरोगा है वो पात्र हमारा है कौन? बाबू बंसीधर। बाबू बंसीधर एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, जबकि उसके पिता, उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सब की सोच ऊपरी आमदनी को लेकर यही है जो मैंने अभी पहले बताई थी कि ऊपरी आमदनी क्या है? पूर्णमासी का चांद है, और ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है, और आपका जो मासिक वेतन है वो पूर्णमासी का चांद है, और जो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाती है। लेकिन ऊपरी आमदनी वो बहता हुआ स्रोत है जो लगातार प्यास बुझाता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जहाँ परिवार की ऐसी सोच हो, वहाँ बाबू बंसीधर इस पोस्ट पे रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किस प्रकार करता है कि एक दिन बाबू बंसीधर अपनी ड्यूटी दे रहा था। बाबू बंसीधर एक दिन पुल पर अपनी ड्यूटी दे रहा था, और उसी शहर में, जिस शहर में उसकी ड्यूटी लगी थी, उसी शहर में
एक बड़े ही धनाढ़ व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित अलोपी दीन। और पंडित अलोपी दीन की जो फिलॉसफी थी, उनका मानना था कि पैसे के दम पर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। यानी अगर व्यक्ति के पास पैसा है तो वो हर व्यक्ति को खरीद सकता है और हर चीज़ कर सकता है। तो पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ उस पुल से निकल रही थीं और जैसे ही बाबू बंसीधर को पता चला, मैं कहानी केवल आपको शॉर्ट में सुना रहा हूँ, अगर बड़े विस्तार से आपको देखनी है तो आप अपने बुक उठाइए NCERT की, उसका फर्स्ट लेसन निकालिए और पढ़िए, तो आपको पूरी कहानी, मैं केवल आपको सार बताऊंगा पूरी कहानी का। तो पंडित अलोपी दीन जो थे, उनकी गाड़ियाँ निकल रही थी। उनका मानना था कि पैसे के दम पर हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, लेकिन बाबू बंसीधर ने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए उन गाड़ियों को रोक दिया। पंडित अलोपी दीन के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा पता नहीं ये गाड़ियाँ किसकी हैं। उन्होंने कहा गाड़ी किसी की भी हो, गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। सब लोगों ने बाबू बंसीधर को बहुत समझाया, लेकिन बाबू बंसीधर ने उन गाड़ियों को क्या किया, जब्त कर लिया। और हुआ वही जो अमूमन समाज में होता है। बाबू बंसीधर पर कई तरह के दबाव डाले गए। घरेलू दबाव अलग था बाबू बंसीधर के ऊपर, क्योंकि घर में जो भाई बहन थे, आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक अच्छी नहीं थी बाबू बंसीधर की। तो एक तो ये प्रेशर था उनके ऊपर, और दूसरा बाबू बंसीधर के ऊपर और जो व्यक्ति थे उनके डिपार्टमेंट में, उनका भी अधिक प्रेशर था। मामला कोर्ट पहुंचा और अमूमन हुआ वही जो होता है। जब मामला कोर्ट पहुंचा और उसमें पंडित अलोपी दीन का नाम आया, तो पंडित अलोपी दीन ने पैसे के दम पर सारे गवाह खरीद लिए, अच्छे अच्छे वकील नियुक्त कर दिए। नतीजा ये हुआ कि पंडित अलोपी दीन तो बाइज्जत बरी हो गए और जो बंसीधर बाबू थे इनकी नौकरी जाती रही। यानी कि ईमानदार व्यक्ति को ईमानदारी की ये सज़ा मिली। लेकिन जहां हम देखते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को ईमानदारी की सज़ा समाज में मिली, उस समय के सिस्टम में मिली, लेकिन पंडित अलोपी दीन जहां पैसे को सब कुछ समझता था, कहीं ना कहीं उसके मन में ईमानदारी के प्रति, एक ईमानदार व्यक्ति के प्रति अत्यधिक सम्मान था। पंडित अलोपी दीन ये बात भली भांति जानता था कि जो व्यक्ति मेरे इतने पैसे देने के बाद भी नहीं बिका, जिसके घर में आर्थिक मजबूरी है, और वो व्यक्ति सबसे अधिक मुझे प्रिय है, क्योंकि मेरा जो कारोबार है इसको संभालने के लिए मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश है। और आधुनिक युग में, आजकल के युग में ईमानदार व्यक्ति मिलते ही कहाँ हैं। तो कहानी के अंत में जब बंसीधर बाबू की नौकरी छूट जाती है, पंडित अलोपी दीन घर जाता है बंसीधर के, उन्हें अपनी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करता है, और इस तरह से कहानी एक सुखद मोड़ लेती है। और कहीं ना कहीं बाबू बंसीधर को उनकी ईमानदारी का रिवार्ड, जिसको कहें, एक इनाम के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो मैंने आपको पूरी कहानी का सारांश कम से कम शब्दों में समझाया। कहानी का उद्देश्य जो था वो ये था कि ईमानदारी का जो फल है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर प्राप्त होता है। समाज में क्या चलता है, समाज की जागरूकता, समाज में के प्रति अवेयरनेस लाने की का प्रयास किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने, कि सब वास्तविक समाज की स्थिति क्या है। क्योंकि प्रेमचंद जी उस समाज से आते थे जहाँ ये सब चीज़ें उन्होंने देखी हैं। अब बाकी फिर मैं अगली क्लास में कराऊंगा। थैंक यू।